आज हम इस टॉपिक का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, या टाइम क्वांटम से राउंड रॉबिन की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर है टाइम क्वांटम का। तो हम ये देखते हैं कि जब टाइम क्वांटम बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा तो राउंड रॉबिन की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। राउंड रॉबिन जब कम होगा और राउंड रॉबिन ज़्यादा होगा, और इस एग्जाम्पल को सिर्फ हम पार्शली सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए एंड याद भी रहे। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्वांटम। तो आई राइट वन न्यूमेरिकल। तो इस एग्जांपल में मैंने तीन प्रोसेसेस लिए हैं और सिंप्लीफिकेशन में के लिए सबसे तो इस एग्जांपल में मैंने तीन प्रोसेसेस लिए हैं और सिंप्लीफिकेशन के लिए सबका अराइवल टाइम 0 रखा है ताकि रेडी क्यू बनाने की जरूरत ना पड़े हमें। और क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल आपको कैलकुलेट करना है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस। बट हम क्वांटम जो है वो अलग अलग रख के देखेंगे कि परफॉर्मेंस पे क्या फर्क आ रहा है, क्या चीज है जो इंक्रीमेंट हो रही है और क्या चीज डिक्रीमेंट हो रही है। और फिर हम ये देखेंगे कि टाइम क्वांटम जो है उसका ऑप्टिमल वैल्यू क्या रहनी चाहिए। तो इस एग्जांपल में हमारे पास तीन प्रोसेसेस है, P1, P2, P3। इन तीनों का अगर आप देखें अराइवल टाइम 0 है, ये एक साथ रेडी क्यू में आए हैं और इनका कुछ बर्स्ट टाइम है। तो क्योंकि ये रेडी क्यू में एक साथ आए हैं, राउंड रॉबिन की जो स्केड्यूलिंग है वो कैसे होगी, सबसे पहले P1 चलेगा, फिर P2, फिर P3, फिर वापस से P1, फिर P2, फिर P3 एंड सो ऑन। ऐसे ये प्रोसेसिंग करेंगे क्योंकि एक साथ रेडी क्यू में आए हैं। रेडी क्यू बनाने की हमें अब नीड नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस एक साथ आए हैं। तो अब हम दो केस ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने दो केसेस लिए हैं। सबसे पहले केस में हमने ये लिया है कि क्वांटम का साइज बहुत ही कम है। बहुत ही कम से मेरा मतलब है क्वांटम का साइज सिर्फ 1 यूनिट है। और दूसरे केस में हमने क्या लिया है कि क्वांटम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, जैसे हमने क्वांटम का साइज लिया है 4। तो गैंट चार्ट बनाते हैं, पार्शियल गैंट चार्ट बनाएंगे और उसी से समझेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है क्वांटम के साइज पे। इसी से देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है क्वांटम के साइज। तो गैंट चार्ट अगेन शुरू होगा 0 से। सारे प्रोसेसेस हैं मेमोरी में। सबसे पहले कौन चलेगा, P1 प्रोसेस। P1 चला कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि क्वांटम का साइज सिर्फ 1 है तो एक एक यूनिट चलेंगे। तो एक यूनिट चला। अब उसका बर्स्ट टाइम 5 से रह गया 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी किसकी आएगी, P2 की। तो P2 चला 1 से 2 दिन, उसका बर्स्ट टाइम अब बच गया 6। फिर P2 के बाद नेक्स्ट आएगा P3। वो भी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से ओनली 3 तक, क्योंकि क्वांटम का साइज है 1 यूनिट तो हर एक जो प्रोसेस है मैक्सिमम 1 यूनिट ही चलेगा। तो 4 से उसकी वैल्यू होगी 3। ऐसी ये सेम प्रोसेसिंग होती रहेगी। थोड़ा सा पार्शियल गैंट चार्ट में बना के दिखा देती हूँ। नेक्स्ट बारी आएगी P1 की। वो चला 3 से 4, उसका बर्स्ट टाइम रह गया 3। फिर नेक्स्ट आएगी P2 4 से 5। नेक्स्ट आएगा P3 5 से 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा P1 6 से 7 एंड सो ऑन। ये आएगा गैंट चार्ट अगर हमने क्वांटम साइज लिया है 1। और यही काम होता रहेगा जब तक आपके सारे बर्स्ट टाइम जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होते या सारे प्रोसेसेस जो है वो टर्मिनेट नहीं होते। तो अगर आप केस 1 की तरफ देखें, केस 1 में क्या हो रहा है, पहले P1 गया, फिर P2 गया, फिर P3 गया, फिर वापस P1 P2 P3। ये अगर आप देखिए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये चीज इसका फिनोमेना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या कहते हैं, हम इसको कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है। कंटेक्स्ट स्विच क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले रेडी क्यू से CPU एलोकेट हुआ P1 के लिए, तो उसका कंटेक्स्ट लोड हुआ। फिर
फिर P1 के बाद कौन आया, P2, तो उसका कंटेक्स्ट लोड हुआ। फिर P2 के बाद आया P3, फिर उसका कंटेक्स्ट लोड हुआ। हम ऑलरेडी कंटेक्स्ट ओवरहेड की बात कर चुके हैं कि कंटेक्स्ट ओवरहेड जो होता है दैट इज अ प्योर वेस्टेज और ये मिनिमम होना चाहिए। बट अगर क्वांटम का साइज बहुत ही कम है तो ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है, मैं इसमें मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने एरोज मार्क किए सारे के सारे आपको क्या बता रहे हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्योंकि पहले P1 से कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है P2 पे, फिर P2 से हो रहा है P3 पे, फिर P3 से हो रहा है P1 पे, फिर P1 से P2 एंड सो ऑन। हर जगह क्या हो रहा है, आपके कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। तो कंटेक्स्ट स्विच क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और जैसे कि हम पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कंटेक्स्ट स्विच कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच एक प्योर ओवरहेड है और इसमें कोई यूजफुल काम नहीं होता। बस शेड्यूलर क्या कर रहा है, P1 का कंटेक्स्ट लोड कर रहा है। कंटेक्स्ट से मेरा मतलब है PCB। तो पहले P1 का लोड कर रहा है, फिर P1 का जब काम खत्म हो गया तो P1 का हटा के P2 का लोड कर रहा है, फिर P2 का काम खत्म हो गया तो P2 का हटा के P3 का लोड कर रहा है, फिर P3 का काम खत्म हो गया तो P3 का हटा के वापस से P1 का लोड कर रहा है। तो इतना ज्यादा कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है, ये सारा का सारा कंटेक्स्ट स्विच क्या है, ओवरहेड। तो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, मोर कंटेक्स्ट स्विच, बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचेस हो रही है। और कंटेक्स्ट स्विच एक प्योर ओवरहेड है या उसमें सिर्फ टाइम वेस्टेज होता है जो कि कम से कम होनी चाहिए। बट अगर क्वांटम का साइज बहुत ही कम है तो कंटेक्स्ट स्विच बहुत ज्यादा हो रहा है। बट क्वांटम का साइज कम होने से रिस्पॉन्स टाइम पे क्या फर्क आ रहा है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो रहा है। क्योंकि अगर पहले केस में आप कैलकुलेट करो, सो फर्स्ट केस के लिए रिस्पॉन्स टाइम की अगर आप बात करो, P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, P1 को सबसे पहले एलोकेट हुआ है CPU एट 0 मिली सेकेंड और उसका अराइवल टाइम था 0, तो दैट इज 0 - 0, तो रिस्पॉन्स उसका आ रहा है 0, वेरी क्विक। फिर उसके बाद हम बात करें P2 के लिए, तो P2 को एलोकेट हुआ है CPU, P2 को अगर आप देखें, P2 को CPU एलोकेट हुआ है 1 और उसका अराइवल टाइम है 0, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया 1, अगेन वेरी क्विक। और लास्ट में अगर हम P3 की बात करें तो P3 को एलोकेट हुआ है CPU एट 2 मिली सेकेंड और वो आया है एट 0, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम आया 2। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अगर हम देखें तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या आ गया, 1 मिली सेकेंड, दैट इज वेरी क्विक। हर एक प्रोसेस को यही लगेगा कि जो CPU है वो उसी को एलोकेटेड है या उसको रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट मिले। तो फर्स्ट केस के लिए रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी फास्ट। सो दिस इज द एडवांटेज। और कंटेक्स्ट स्विच बढ़ रहा है, दिस इज द डिसएडवांटेज। तो हमने ये सोचा कि क्वांटम को बड़ा रखते हैं, क्वांटम को छोटा रखने से कोई फायदा नहीं है। कंटेक्स्ट स्विच बहुत ज्यादा हो रहा है और कंटेक्स्ट स्विच कम से कम होना चाहिए, तो क्वांटम का साइज हमें बड़ा रखना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, क्वांटम का साइज बड़ा रखा, क्वांटम का साइज लिया हमने 4। तो अगेन गैंट चार्ट के थ्रू समझते हैं इससे क्या इफेक्ट आ रहा है रिस्पॉन्स टाइम और कंटेक्स्ट ओवरहेड पे। तो अब सेम न्यूमेरिकल के लिए जब हमने क्वांटम साइज 4 लिया तो गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बना फ्रॉम 0 और अगेन सारे के सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी रेडी क्यू में है, तो हमें रेडी क्यू बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या चलेगा, P1 चला 0 से लेके 4 तक, उसके बच गए सिर्फ 1 यूनिट। फिर P1 के बाद आई बारी P2 की, P2 चलेगा 4 से लेके 8 तक, उसके बच गए 3 यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट बारी आई P3 की, P3 चलेगा 8 से 12 तक, 4 यूनिट का टाइम है और वो कंप्लीट हो गया तो वापस से उसकी बारी नहीं आएगी, वो रेडी क्यू में वापस से नहीं जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट किसकी बारी आई, P1 की। P1 4 तक चल सकता है बट उसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 यूनिट बचा है, तो P1 चलेगा 12 से 13 तक एंड देन वो भी टर्मिनेट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट बारी आई P2 की, तो P2 4 यूनिट ऑफ टाइम तक चल सकता है बट उसका बर्स्ट टाइम बचा है सिर्फ 3 यूनिट, तो वो भी कंप्लीट हो गया। सो ये कंप्लीट हो गया 16। अगर आप देखेंगे फर्स्ट गैंट चार्ट को भी कंप्लीट करते तो वो भी मैक्सिमम 16 तक खत्म होगा
और सेकंड गैंट चार्ट भी 16 तक खत्म हुआ, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया जब आप बर्स्ट टाइम का सम करोगे, जैसे यहाँ पे भी सम करते हैं आप, तो 16 आया, तो जो गैंट चार्ट की लास्ट वैल्यू है वो 16 ही रहेगी, चाहे कितनी बार भी इंटरचेंजेस। तो अगर सेकंड केस की हम बात करें तो कंटेक्स्ट स्विच अगर इसमें मैं मार्क करूं, सिर्फ सेकंड केस में सिर्फ और सिर्फ 4 कंटेक्स्ट स्विच हो रहे हैं। और अगर हम पहले केस को देखें, पहले केस में बहुत सारे कंटेक्स्ट स्विच हो रहे हैं, वो तो मैंने गैंट चार्ट पूरा नहीं बनाया, बट फर्स्ट केस में कंटेक्स्ट स्विच बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस केस में कंटेक्स्ट स्विच इज वेरी लेस एंड दिस इज द एडवांटेज। क्वांटम साइज बड़ा रखने से क्या हो रहा है कि कंटेक्स्ट स्विच बहुत कम हो रहे हैं और ओवरहेड हमारा कम हो रहा है, तो दिस इज द एडवांटेज। बट अब रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं P1 की, P1 को मौका मिला एट 0 एंड अराइव भी हुआ था वो 0, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम आया 0 पे। अब P2 की बात करें, P2 को CPU मिला एट 4 एंड वो अराइव हुआ था एट 0, तो P2 का रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया 4। एंड P3 की बात करें, P3 को CPU मिला एट 8 यूनिट ऑफ टाइम और वो अराइव हुआ था एट 0, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया 8। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका एवरेज भी निकालें तो दैट इज 4 मिली सेकेंड या 4 यूनिट ऑफ टाइम। और पहले केस में एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो था सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम था। तो रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम इज मोर। तो दोनों ही केसेस अगर देखें, क्वांटम साइज कम भी हो तो भी एक डिसएडवांटेज है और क्वांटम साइज ज्यादा भी हो तो भी एक डिसएडवांटेज है। तो कहीं ना कोई एक ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए क्वांटम साइज की, जो हमें फिक्स करनी चाहिए ताकि रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा हो और कंटेक्स्ट स्विच ज्यादा ओवरहेड ना करे। सो उसकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बट एक और क्वेश्चन है जो जर्नली शॉर्ट आंसर में रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल में अगर हम क्वांटम साइज को इनफाइनाइट ले लेते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा उसको देखते हैं। सो अगर इसी न्यूमेरिकल में हम ये करें कि क्वांटम साइज को इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो क्वांटम साइज इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से मेरा मतलब है बहुत ही लार्ज वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने वैल्यू ले ली 100, या फिर इस एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम बर्स्ट टाइम है उससे ज़्यादा ले लेते हैं वैल्यू। तो अगर मैंने क्वांटम साइज को इनफाइनाइट लिया है या बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे सपोज करो 10 ले, ये कोई भी एक लार्ज वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जो बड़ी हो सारे बर्स्ट टाइम से। तो अगर यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो बर्स्ट टाइम है 5, 7 और 4, तो मैक्सिमम वैल्यू है 7, तो 7 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप ले सकते हो, तो जैसे 8 भी ले सकते हो, 9 भी। मैंने इस एग्जांपल के लिए क्वांटम साइज लिया है 10। तो अब इस केस में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर हम गैंट चार्ट ड्रॉ करें, तो क्वांटम साइज यहाँ पे क्या है 10। तो सबसे पहले गैंट चार्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, P1 प्रोसेस आएगा। P1 चल सकता है टिल 10 यूनिट ऑफ टाइम क्योंकि क्वांटम साइज हमारा 10 है। बट P1 का अगर हम बर्स्ट टाइम यहाँ पे देखें, बर्स्ट टाइम है 5, तो वो चलेगा फ्रॉम 0 to 5, उसका काम खत्म हो गया। फिर P1 के बाद नेक्स्ट बारी आएगी P2 की, P2 चलेगा 10 यूनिट ऑफ टाइम तक वो चल सकता है, बट उसको चलना है सिर्फ 7 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो चलेगा 12 तक, इसका काम खत्म होगा, ये भी टर्मिनेट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी आई P3 की, P3 का बर्स्ट टाइम है 4, वो मैक्सिमम 10 तक चल सकता है बट उसे चलना ही 4 यूनिट के लिए, तो 16 तक चलेगा। तो अगर हमने क्वांटम साइज को इनफाइनाइट रखा है या बहुत ही लार्ज वैल्यू रखी है तो क्या हो रहा है इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो कन्वर्ट हो रही है टू दी FCFS एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही हो रहा है। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें, और इस एग्जांपल को मुझे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सॉल्व करना होता, तो क्योंकि P1 पहले आया, पहले P1 चलाते, फिर P2 चलाते और फिर P3 चलाते, और इन बिटवीन कोई भी जो प्रोसेस है प्रीएम्प्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भी अगर हम इस एग्जांपल में देखें, पहले P1 पूरा चला, फिर P2 पूरा चला, फिर P3 पूरा चला, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, FCFS ऑर्डर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जर्नली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्वांटम साइज इनफाइनाइट हो गया तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कौन सी एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल के बेस पे देखा हमने, अगर क्वांटम साइज बहुत ही बड़ा हो गया तो सब FCFS ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगे। चल राइट दिस पॉइंट।
तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर क्वांटम साइज आपका इनफाइनाइट हो जाता है या बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, मोर देन द मैक्सिमम बर्स्ट टाइम, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो सिंपली एफसीएफएस एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमें क्वांटम का साइज बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी क्वांटम साइज की